को पूरी ईमानदारी और पूरे लगन के साथ मेहनत करना है। यहाँ पर लिखा है लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? सिंधु नदी, जिसे हम भैया इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर इन्हें ईरानी लोग क्या कहते थे? आप लोग मुझे बताइए ग्रीक लोग क्या कहते थे? तो कौन कौन साथी यहाँ पर बताएंगे? चलिए सिंपल सी चीजें हैं, पहले तो आंसर की बात करते हैं। पहले हम आंसर की बात करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इसको इंडोस कहते थे। क्या कहते थे? इंडोस। हालांकि ईरानियों के द्वारा इसे क्या कहा जाता था, मैं आपको बताऊंगा कि सर इसे ईरानियों द्वारा पहले क्या कहा जाता था। ईरानियों द्वारा इसे क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे सर इसे इंडोज नहीं कहा जाता था, इसे हिंदोज नहीं कहा जाता था, इसे हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? ये हिंदू कहते थे। और हिंदू से ही नाम बन गया हिंदोज। क्या नाम बन गया? हिंदोज नाम पड़ गया। अगर मैं बात करूं प्राचीन ग्रंथों की, जो भारत के प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं उसमें सिंधु नदी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे सर सिंधु नदी। सिंधु नदी, ये सिंधु नदी जिसे हम इंडस रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? आप कहेंगे सर इसे हम इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि सर जो इंडस है, सिंधु रिवर है, इंडस, इसका उत्पन्न ये कहाँ से उत्पन्न हुई है? इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम लिख लीजिए कि सर इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। कौन कौन साथी बताएंगे कि सर इसका उद्गम हुआ है मानसरोवर झील के निकट से। कहाँ से? आप कहेंगे सर मानसरोवर, मानसरोवर झील के पास से। मानसरोवर झील के पास से, झील के पास से इसका उद्गम हुआ है। और मानसरोवर झील के पास भैया क्या पड़ता है? कौन सा ग्लेशियर है? तो आप कहेंगे पास भैया कौन सा? एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? तिब्बती नाम रखा गया है उसका। तो आप कहेंगे सर चेम युंग डुंग। आप कहेंगे सर युंग डुम, डुम ग्लेशियर से भैया इसका, ग्लेशियर यहां से इसका उद्गम हुआ है। तो आप कहेंगे ग्लेशियर से। चलिए अब बात हमने पढ़ ली कि सिंधु नदी को जो यूरोपियंस थे, या ऐसे कह सकते हैं कि सर ये बताइए रोमन लोग क्या कहते थे। आप कहेंगे जो रोमन थे, रोमन लोग क्या कहते थे? जल्दी जल्दी से बताइए, मैं पहले ही इनके नाम बता देता हूं कि सर इसे जो रोमन लोग थे वो इंडस कहते थे। क्या कहते थे जी? इंडस कहते थे। आप कहेंगे सर इंडस कहते थे। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई, इंडस हमने पढ़ लिया। ईरानी, और या ऐसे कह सकते हैं सर इसको जो यूनानी लोग हैं, यहाँ पर यूनानी जो लोग हैं ये अब क्या कहने लग गए? ईरानियों के साथ मिलकर इसको हिंडोज कहने लग गए। अब बात आती कि सर महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियों की मैं बात करूंगा कि सर जो इंडस रिवर है ना, इसकी 5 सहायक नदियां हैं। आप कहेंगे सर 5 सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो आप लोग बताना सर 5 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। चलिए जो बताएगा उसको 5 रुपए की डिजिटल चॉकलेट दी जाएगी। आप कहेंगे सर 5 सहायक नदियों में सबसे पहले हम लिखेंगे झेलम। आप कहेंगे सर झेलम, झेलम, चिनाब जिसे चिनाब के नाम से भी जानते हैं, ब्यास, आप कहेंगे सर ब्यास भी हो जाएगी। और आप लोग क्या कह सकते हैं? सतलुज हो जाएगी, रावी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? रावी हो जाएगी। और सतलुज हो जाएगी, जिसे वर्तमान में सतलज कहा जाता है। सतलुज जिसे वर्तमान में सतलज कहते हैं, पहले ये सतुद्री होती थी। अब ये हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता इसी नदी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर की हुई थी, ये सिंधु नदी के जो सहायक नदी है वहां पर खोजा गया था, रावी नदी पर। ठीक है, तो इसी के कारण उस सभ्यता का नाम ही सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया था। ठीक है जी, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट प्लीज आप लोग ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये भी आप लोग बताइए कि सर इसे क्या कहते हैं? जो वित्तस्ता है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर इसका पुराना नाम क्या है? कौन कौन साथी बताएंगे? गर्म पानी। हाँ चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो इसे क्या कहते थे? झेलम।
आप क्या कहेंगे इसे, झेलम, और इसका नाम क्या हो जाएगा, व्यास। क्या हो जाएगा, व्यास। तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिए एक बार जल्दी से। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण हैं? चलिए बताइए। अब इनमें से पहले तो हमें ये पता करना है आंसर क्या है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, उसके बाद हम इन पर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो पहले जल्दी जल्दी से आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी साथी आंसर दे रहे हैं। आप कहेंगे सर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है एलोरा की गुफाएं। तो जाहिर सी बात है एलोरा की गुफाएं इसका सही आंसर होगा। कौन सा, एलोरा की गुफाएं। अब इसमें जैसे ये गुफा है, ये कहां पर हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये कर्नाटका में हो जाएगी। कहां पर होगी, कर्नाटक में। और ये तीनों ही कहां पर हो जाएंगी, महाराष्ट्र में। कहां पर होंगी, महाराष्ट्र में हो जाएंगी। चलिए अब ये हमें पता चल गया कि सर ये बताइए जो एलोरा की गुफाएं हैं इनकी संख्या कितनी है, किसने निर्माण कराया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। किसने? तो इनका निर्माण अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? निर्माण भैया आप लोग बता देना कि सर राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था। शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था। चलिए अब यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर कुल गुफाएं कितनी हैं। आप कहेंगे सर कुल गुफाएं कितनी होंगी? कुल 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। अब इनमें जैसे कि 1 से लेकर 12 तक गुफाएं किसको समर्पित हैं? 1 से लेकर 12 तक जो गुफाएं हैं ये किसको समर्पित हो जाएंगी? आप कहेंगे सर ये बौद्धों को। किसको? आप कहेंगे सर किसको समर्पित हैं ये? तो बौद्धों को समर्पित हो जाएंगी। किसको समर्पित होंगी? बौद्धों को समर्पित होंगी। ठीक है। उसके बाद 13 से लेकर अगर मैं बात करूं कि सर 13 से लेकर 29 तक किसके किसके लिए समर्पित हैं? तो ये हिंदुओं के लिए समर्पित होंगी। किसके लिए? हिंदुओं के लिए। आप मुझे बताएंगे सर ये किसके लिए समर्पित होंगी? हिंदुओं के लिए। चलिए अब बता क्या, 30 से लेकर 34 तक ये जो गुफाएं हैं ये किसके लिए समर्पित होंगी? जैन के लिए। किसके लिए? जैनों के लिए। ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं कि सर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक किसको माना गया है? आप कहेंगे सर महात्मा बुद्ध को। किसे? महात्मा बुद्ध। आप कहेंगे सर महात्मा बुद्ध। अगर मैं बात करूं जैन तो आप कहेंगे सर ऋषभ देव को। किसे? ऋषभ देव। अच्छा ऋषभ देव को और किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर इन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप कहेंगे महावीर स्वामी। चलिए अब ये हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइए जो एलोरा की गुफा है इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? जो बच्चा बता देगा उसे 5 रुपए की डिजिटल चॉकलेट फ्री। ठीक है जी। चलिए बताइए आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे जी? यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ एक नोट डाल के चाहे तो लिख लेना, नोट डालकर लिखना कि 1983 में यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। आप यहाँ पर लिखना कि भैया यूनेस्को द्वारा एलोरा की गुफा को किसमें शामिल किया है? एलोरा को किसमें शामिल किया है? तो आप कहेंगे सर जो एलोरा की गुफा है ना, कि गुफा को किसमें? तो आप बता देना सर विश्व धरोहर स्थल में। विश्व धरोहर स्थल में, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। चलिए यहाँ पर आप लोग भैया बात करेंगे, सारी चीजें मैंने अब तो लिख दी हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लें या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा। चलिए बताइए किसी को कोई आपत्ति तो नहीं हो रही? यहाँ तक किसी को आपत्ति तो नहीं हो रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि जो एलोरा है ना, यहाँ कैलाश, कौन सा मंदिर बना हुआ है? आप कहेंगे सर कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। यहाँ पर कैलाश
मंदिर। और जो ये कैलाश मंदिर है, इस मंदिर के लिए ही तो भैया इसे किसमें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और इसका निर्माण भी किसने किया था, तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट शासक था, जिसका नाम क्या था, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो आप क्या कहेंगे सर, कृष्ण प्रथम ने। कि सर इस मंदिर का निर्माण किसने किया था, कृष्ण प्रथम ने। और ये कृष्ण प्रथम कौन था, ये राष्ट्रकूट शासक था। और किसका निर्माण कराया, कैलाश मंदिर का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, शिक्षा पर वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था। देखिए इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, शिक्षा का मेगना कार्टा। भारत के पढ़े लिखे लोगों ने, भारत के पढ़े लिखे लोगों ने इसको अपना शिक्षा का मेगना कार्टा कहा। बहुत बढ़िया, साइड बाय साइड लिखूं। चलिए तो 1854 में, चलिए मैं सीक्वेंस वाइज लिखता चलता हूं। देखिए यहां पर इस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का, इस समय गवर्नर जनरल कौन था जब ये आया था, तो गवर्नर जनरल हुआ करता था डलहौजी। कौन हुआ करता था, डलहौजी था। आप कहेंगे सर डलहौजी। और भैया इसी के द्वारा चार्ल्स वुड के नेतृत्व में, चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा में सुधार के लिए, नेतृत्व में शिक्षा में सुधार के लिए, या ऐसे करेंगे सर नेतृत्व में शिक्षा सुधार के लिए, या शिक्षा में सुधार करने के लिए, किसमें भैया, शिक्षा में सुधार करने के लिए, क्या भेजा गया था भैया, करने के लिए वुड डिस्पैच भेजा गया। आप क्या कहेंगे सर, वुड डिस्पैच भेजा जाता है, जिसे भारत के पढ़े लिखे लोगों ने शिक्षा का मेगना कार्टा कहा। क्या कहा, आप कहेंगे सर शिक्षा का मेगना कार्टा कहा। आप कहेंगे सर शिक्षा का मेगना कार्टा कहा, कि सर शिक्षा का मेगना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब बात आती है सर, ये बताइए कि सर इन्होंने किसकी सिफारिश की थी, वुड डिस्पैच ने किसकी सिफारिश की थी। वुड घोषणा पत्र जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक भैया सदस्य हुआ करता था वुड, जिसे चार्ल्स वुड कहते हैं। 19 जुलाई 1854 को उसने जारी किया था ये। तो ये भैया आप मुझे बता देना कि जो चार्ल्स वुड है इसके द्वारा ही ये आया था। यहां पर हमने ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं सर, ये तो सारी चीजें हो गई कि सर इसमें सिफारिश कितनी की गई थी। तो आप कहेंगे शिक्षा में सुधार करने के लिए इसमें 100 नियम बनाए गए थे, जिन्हें अनुच्छेद कह लें, धारा कह लें, क्या कह लें, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए सारी चीजों को, किसी में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए अब मैं बात करता हूं डलहौजी के द्वारा। डलहौजी की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे डलहौजी जिसने क्या किया था, जिसने राज्य हड़प नीति अपनाई थी, राज्य हड़प नीति अपनाई थी। कि सर राज्य हड़प नीति अपनाई, राज्य हड़प नीति इसने कब अपनाई, तो आप कहेंगे राज्य हड़प नीति 1848 में अपनाई थी। ठीक है। और इसके तहत प्रथम जो राज्य हड़पा था वो था सतारा। कौन सा था, सतारा, जिसे 1848 में हड़प लिया था। सतारा पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र में। चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप लोग लिख लीजिए। आगे चलते हैं, सिंपल है। लेकिन निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की, जिसे व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाता है। कैनिंग, विलियम बेंटिक, डलहौजी, एलन वरो। चलिए जल्दी से बताइए, बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। इसका सही आंसर आप लोग देंगे। हालांकि अभी इसी पर हम चर्चा कर भी रहे थे, इसी पर हम अभी चर्चा कर भी रहे थे। तो आप लोग मुझे बता दीजिए भैया, आप कहेंगे व्यपगत का सिद्धांत ये कब से कब तक चला था, तो आप कहेंगे सर ये 1848 में स्टार्ट हुआ, 1856 तक चला। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी था। कौन था, डलहौजी था। तो डलहौजी ने क्या किया, इस सिद्धांत के तहत जो पहला नगर हड़पा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1848 में सतारा को हड़पा था। किसको, सतारा को हड़पा। बताइएगा कि सतारा को हड़पा। तो आप कहेंगे सर पहला नगर जो हड़पा गया था वो सतारा था।
उसके बाद सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 1849 में किस किस को हड़पा था। 1849 में दो प्रांतों को हड़प लिया था, कौन कौन से, जैतपुर और संभल। आप कहेंगे सर जैतपुर और संभल, जैतपुर और संभल, आप कहेंगे सर संभल। तो यहां पर आप लोग लिखना कि जैतपुर और संभल को 1849 में हड़प लिया था। बघाट, आप ये भी याद रखना कि थर्ड किसको हड़पा, बघाट कब हड़पा गया था, 1850 में। 1850 में बघाट हड़पा जाता है, ठीक है। किसको हड़प लिया, बघाट को हड़प लिया। फिर 18 चौथे नंबर पे हड़पा गया है, फोर्थ नंबर पे 1852 में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे उदयपुर को। किसको, उदयपुर को, उदयपुर। उसके बाद 1853 में, हालांकि कहीं कहीं है ना 1854 भी दिया हुआ है, तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप कहेंगे सर झांसी हड़पा था, क्या हड़पा था, आप कहेंगे झांसी। किसको हड़प लिया था, झांसी को हड़प लिया था। फिर 1854 में नागपुर को हड़पा था, आप कहेंगे सर 1854 में नागपुर को हड़प लिया था। किसको, नागपुर को। उसके बाद 1854 में नागपुर को हड़प लिया। फिर भैया ये आरोप लगा कि अवध की जनता अवध के राजा से खुश नहीं है, नवाब से खुश नहीं है, तो अवध को 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगाकर, किसका, कुप्रशासन का आरोप लगाकर, कुप्रशासन का आरोप लगा दिया राजा पर कि जनता जो है, जनता खुश नहीं है। चलिए ये हमने पढ़ लिया। डलहौजी ने ही क्या किया था, इसने ही क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूं कि डलहौजी के द्वारा क्या किया गया, प्रथम रेलगाड़ी चलाई थी, प्रथम रेलगाड़ी चलाई थी। कि सर पहली रेलगाड़ी किसके द्वारा चलाई गई थी, कि भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। आप कहेंगे सर 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, बॉम्बे से थाने के बीच में। किसके, बॉम्बे से थाने के बीच में ये रेलगाड़ी चलाई थी। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 34 किलोमीटर है। मेरी आवाज़ में थोड़ा सा दर्द है भैया, क्योंकि बैठी हुई है, गला खराब है, चीख काफी रहा हूं लेकिन निकल नहीं पा रही है, ठीक है, तो ये समझ जाना। विलियम बेंटिक, आप कहेंगे सर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया था, इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया। तो आप कहेंगे ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल इसको बनाया गया। क्या किया गया इसे, आप कहेंगे जी भारत का गवर्नर जनरल, जनरल इसको बनाया गया। क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कैनिंग कौन था, ये भैया प्रथम वायसराय बनाया गया था 1858। मक्खी को परेशान कर रही है, यहां पर लिख लिया कि सर ये प्रथम वायसराय था। ये कौन था जी, आप कहेंगे सर प्रथम वायसराय था। चलिए बहुत बढ़िया, वायसराय। ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग लिखते हुए चलें, ठीक है, ये सारी चीजें लिखते हुए चलें। अब इसको कब बनाया गया था, आप कहेंगे सर ये भारत परिषद, ये भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम आया था 1858। 1858 रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में सर्वप्रथम पढ़ा गया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। देखिए अब किस में हो जाएंगी, अब आप मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पर ना तो इसमें होगी, ना तो इसमें होगी, ना तो इसमें होगी, फिर बचा क्या आपका आंसर, फिर बच गया आपका आंसर भैया कौन सा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या बच रहा है, आप मुझे बताना सर। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है, 246। नहीं दिख रहा, चलिए तो मैं रेड ही कर देता हूँ, चलिए 246। चलो अब बात आती है सर इसमें क्या है, इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। अब आप मुझे बताएं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है, तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका। कितनी बार, 3 बार। कब कब लगा, 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था भारत का,
चीन से युद्ध हुआ था जिस समय, उस समय लगा। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, हालांकि युद्ध जैसे माहौल अभी बने हुए हैं। फिर उसके बाद 1975 में जब भैया आंतरिक अशांति का हवाला दिया गया। आप कहेंगे सर आंतरिक आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। हालांकि इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक भैया क्या जोड़ा गया, तो यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह, आप कहेंगे सर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया, शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द हटा दिया, इसके स्थान पर अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। अच्छा, यहां पर हम बात करेंगे कि सर ये सारे फैक्ट आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताएं मुझे, जल्दी से नोट डाउन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है, कि भैया किस प्रश्न को स्वीकार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये जुरिक्शन किसका, ये अधिकार क्षेत्र किसका है। आप क्या बताइएगा, आप मुझे बता देंगे सर क्या इसका सही आंसर होगा। आप कहेंगे सर एक आर्टिकल, आप लोग कहेंगे सर प्रश्नों को स्वीकारना, सदन की कार्यवाही स्थगित करना, चलाना, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन करना, भाषण देने की अनुमति देना, भाषण का समय निर्धारित करना। ठीक है, ये सब जो है ये सब किसका होता है निर्णय देने का अधिकार, ये होता है जी स्पीकर का। किसका होता है, स्पीकर का। स्पीकर जो कि कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 93 से 97 तक। चलिए अब आर्टिकल 93 क्या कहता है, 93 कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। क्या होगा, लोकसभा में क्या होगा जी, आप कहेंगे सर एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा जिसे स्पीकर बोलेंगे, और एक उपाध्यक्ष होगा। क्या होगा, एक होगा जी उपाध्यक्ष। चलिए ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब आप लोग मुझे बताएं कि सर देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, चलिए बताइए। अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है जी स्पीकर। कौन करता है, स्पीकर। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है ऐसा आर्टिकल कौन सा, 118 कहता है। चलिए ये लिख लिया। दूसरी चीज ये है कि भैया प्रश्नों को पूछने की, प्रश्नों को स्वीकार करने की, ठीक है, भाषण देने की, लोकसभा में सदस्यों को, लोकसभा में सदस्यों को भाषण देने की आज़ादी, या भाषण, सदस्यों को भाषण की आज़ादी कौन देता है, आज़ादी कह लें, परमिशन कह लें, स्पीकर देता है। समय कौन देता है, समय भी स्पीकर ही देता है कि कितने समय बोलना है, कितना समय नहीं बोलना है, ये सारा काम स्पीकर का रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसकी, ये कौन से आर्टिकल में है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में पद का वर्णन है, और ये जो पद है ये हमने अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है, अमेरिका से। ठीक है जी। चलिए प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए अब बात आती है सर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तो आप कहेंगे सर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जिनका नाम है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। आप कहेंगे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में कौन हो जाएंगे, आप कहेंगे सर वर्तमान अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के, 18वीं लोकसभा के, तो आप कहेंगे ओम बिड़ला। कौन होंगे, ओम बिड़ला।
चलिए जल्दी से बताइए। ओम बिड़ला साहब 18वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। यहां तक तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? चलिए बताइए। अच्छा क्वेश्चन है जी, बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। आंसर आप आ रहे हैं वित्त आयोग। देखिए अगर मैं बात करता हूं आंसर की तो आपने तुरंत जवाब दिया है वित्त आयोग। आप कहेंगे सर वित्त आयोग सही आंसर है। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? आप कहेंगे सर वर्तमान में 16वां वित्त आयोग है। कौन सा? 16वां वित्त आयोग है। वित्त आयोग है 16वां वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे सर अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, ठीक है जी, पनगड़िया साहब इसके अध्यक्ष हैं, पनगड़िया। चलिए अब इसका गठन कौन करता है? इसका गठन कौन करता है? तो 280 में इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष बाद, एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए अब बात यहाँ पर ये आ गई, ये तो हमने पढ़ लिया। बात ये आती है कि सर 16वां ये है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी आप बता सकते हैं क्या? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। क्या नाम था जी उनका? वाई.वी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या यही थे? नहीं, ये थे भैया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष या 14वें। वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसके थे एन.के. सिंह। कौन थे? एन.के. सिंह। चलिए ये हुआ। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी। चलिए 13वें वित्त आयोग के थे विजय केलकर। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे सर विजय केलकर। विजय केलकर, तो केलकर साहब थे। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने पढ़ लिया। अब महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना आप कहेंगे सर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा 1992 में 1992 में इसकी स्थापना हो गई थी। चलिए और सीवीसी इसे किसकी सिफारिश पर, इसकी सिफारिश किसने की थी? तो आप कहेंगे सर 1964 में स्थापना हो गई। अब इसमें संशोधन 2003 में किया गया। कब किया गया? 2003 में इसका संशोधन किया गया था। पी.के. थुंगन समिति की सिफारिश पर या थुंगन समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। महाधिवक्ता एक आर्टिकल है, आर्टिकल 165, जिसमें राज्यपाल के द्वारा राज्य में एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको भी आप लोग एक बार नोट डाउन करिएगा। आगे चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है। देखिए किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां। बिल्कुल भैया, कर्तव्य और शक्तियां हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं, ये सारा प्रावधान 148 में दिया हुआ है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति ये भी 148 में ही दी हुई है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का कार्यकाल ये भी 148 में ही दिया हुआ है। नियुक्ति, कार्यकाल, सब चीजें किस में दी हैं? 148 में। लेकिन उसके कर्तव्य का वर्णन किस में दिया हुआ है? ये 149 में है। 149 संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 148 से लेकर 151, 150 में वो रिपोर्ट तैयार करता है, प्रारूप तैयार करता है, और 151 में वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है। किसको? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल सफिशिएंट है। चलिए ये सारी चीजें आप पढ़िए। आगे हम बात करते हैं। लिखा है जी निम्नलिखित में से कौन अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिसने गलत बताया वो समझ जाएंगे कि भैया वो कहाँ तक अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। गर्म पानी है? गर्म है, ठीक है। चलिए बता दीजिए।
बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहां पर आप लोग जल्दी से बताइएगा। आप कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या है, और कौन कौन साथी इसका सही आंसर दे रहे हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, क्या इसका सही आंसर होगा। आप कहेंगे सर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ये तो हम सभी जानते होंगे, ये तो हम सभी जानते होंगे कि सर कर्क रेखा भी कहते हैं, और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे 23 डिग्री, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध क्या हो जाएगा, ये तो मकर रेखा हो जाएगी। अच्छा मकर रेखा ही पूछी थी, ठीक है, हम कर्क रेखा पढ़ रहे थे, मकर रेखा पूछी थी। अगर पूछ लेता 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध पूछा जाता, उत्तरी गोलार्ध पूछा जाता, तो आप क्या जवाब दे देते, इसको आप क्या बता देते, या इसको आप उत्तरी अक्षांश को यहाँ पर क्या बता सकते थे, तो इसको आप क्या बताते भैया, इसे हम कहते कर्क रेखा। क्या कह देते इसे आप, कर्क रेखा कह देते, कर्क रेखा। अच्छा क्वेश्चन ऐसे आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ती हैं, कौन कौन साथी बताएंगे। हाँ जी चलिए बता दीजिए, सिंपल है, दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही थी, हमने यहाँ पर टिक कर लिया, हमने यहाँ पर एकदम से टिक कर लिया। आप लोग भैया मुझे जल्दी से बता दीजिए। चलिए हाँ जी, मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणें है ना, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं, सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं जी, किरणें लंबवत कब पड़ती हैं। आप कहेंगे सर 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। अच्छा कर्क रेखा पर, आप कहेंगे सर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती हैं, जल्दी जल्दी से बताइए, किरणें लंबवत कब पड़ती हैं। जो गलत बताएगा भैया उसकी चॉकलेट कैंसिल हो जाएगी। लंबवत कब पड़ती हैं, चलिए बता दीजिए, कौन कौन साथी बता रहे हैं। आपने 22 दिसंबर ठीक बताया एकदम से, लेकिन ये बताइए कर्क रेखा का बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, गजब, आशु सिंह बता रहे हैं, सोनिया बता रही है, बहुत बढ़िया, 21 जून, वेरी गुड आंसर। यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। आप कहेंगे सर ये 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो किससे लगी हुई है। आप कहेंगे सर इससे कितनी है, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर के आसपास सीमा लगी हुई है, यही आपका आंसर होगा। अब बताइए बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं। आप कहेंगे 5 राज्य लगते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य जो इससे अपनी सीमा साझा करते हैं। भारतीय राज्य कौन कौन से राज्य हो गए जो इससे अपनी सीमा साझा करते हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं। कि चलिए मैं स्टार्ट करता हूं मिजोरम से, मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के साथ शून्य रेखा बनाता है, जीरो लाइन, जो लाइन है उस पे बनाता है। असम है, क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, कौन सा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और आप कहेंगे 1 2 3 4, एक कौन सा रह गया, एक कौन सा रह गया। आप कहेंगे सर मेघालय रह गया। कौन सा रह गया, मेघालय। तो ये भी आप लोग मुझे बताइएगा, मेघालय। चलिए चीन के साथ कौन कौन से हैं। चीन के साथ हिमाचल सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल चीन के साथ सीमा लगाता है। सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड। आप कहेंगे सर सिक्किम है, चीन के साथ सिक्किम, लद्दाख, लद्दाख है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश है। आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कुल
कुल मिलाकर कितनी सीमा चीन के साथ लगती है? आप कहेंगे सर लगभग यहाँ से यहाँ तक जो ये सीमा चीन के साथ लगाते हैं इसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य? पंजाब। आप कहेंगे सर पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा होती है भारत की? कौन कौन भैया बता देंगे? चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया, हाँ जी। तो आप कहेंगे सर 3323 किलोमीटर के आसपास। देखिए एक्यूरेट डेटे में इसमें 1-2 किलोमीटर का अंतर हो सकता है, तो उसको आप परेशान मत होना कि ये इतना लिखवाया उन्होंने उतना लिखवाया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। ठीक है। नेपाल के साथ आप कह सकते हैं सर उत्तराखंड की सीमा लगती है। नेपाल के साथ आप कहेंगे उत्तराखंड की सीमा लगती है। और हमारे जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार की सीमा भी लगती है, यूपी की सीमा लगती है, बिहार की सीमा लगती है। और कौन सा राज्य है जो इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्या ये सारी चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, कोई आपत्ति तो नहीं हो रही यहाँ तक। तो आप कहेंगे सर कुल डिस्टेंस कितना है नेपाल के साथ? तो आप कहेंगे 1751 किलोमीटर का है। कितना है? 1751 किलोमीटर का है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा है प्लाइस्टीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरने से परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी झील का निर्माण हुआ? जनरल क्वेश्चन आता है कि सर उल्का पिंड गिरने से कौन सी झील का निर्माण हुआ था? चलिए आप क्या बताएंगे? आप क्या आंसर दे देंगे? बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे थे। चलिए लोनार झील। कौन सी झील? लोनार झील। बूलर झील कहाँ पड़ती है? J&K में पड़ती है। नैनी झील यूके उत्तराखंड में। सांबर झील राजस्थान में। कहाँ पर पड़ती है? आप कहेंगे सर राजस्थान में पड़ती है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। आगे चलते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को किस प्रकार के वन आवृत करते हैं? अच्छा प्रश्न बनेगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, अल्पाइन वन या उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन? क्या इसका सही आंसर होगा? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी, चलिए आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर कौन दे रहा है? चलिए बताइए। देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्र है जो आच्छादित किया हुआ है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का है, जिसे मॉनसून वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या इन्हें और क्या कह सकते हैं, या इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन भी कहा जाता है। चलिए अब इसमें कौन कौन से पेड़ बहुत ज्यादा फेमस हैं? कि सर यहाँ पर जो पेड़ है ना बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक है। चलिए और यहाँ पर पेड़ कौन से हैं? आप कहेंगे साल सागौन। ठीक है, सागौन पेड़ यहाँ पर होगा, साल का पेड़ यहाँ पर होगा, पीपल का होगा, नीम का होगा। ठीक है, पीपल का पेड़ यहाँ पर होगा, नीम का पेड़ यहाँ पर होगा। यहाँ का जो तापमान है ना, तापमान जो औसत तापमान है वो 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है, अब बात आती है सर यहाँ पर वर्षा, औसत मैं बता रहा हूँ। वर्षा का जो औसत है वो 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है एवरेज। चलिए इनको आप लोग नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय पर्यटन स्थल हिल स्टेशन पर सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव लेते हैं? इग्लू का मतलब होता है बर्फ से बने हुए घर। इग्लू का मतलब क्या है? कि बर्फ से बने हुए घर। और ये कहाँ पर? आप कहेंगे सर कुल्लू
मनाली है ना, कुल्लू घाटी मनाली, वहां पर अभी कहाँ पड़ती है कुल्लू घाटी मनाली? आप कहेंगे सर सर्दियों में मनाली का जो तापमान है ना वो 0 से भी नीचे चला जाता है। तो ये जो इग्लू है ना ये बर्फ से बने हुए घर होते हैं। किससे बने हुए घर होते हैं? बर्फ से बने हुए घर होते हैं। यहाँ पर राफ्टिंग होती है, पैराग्लाइडिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, ये सारी चीजें यहाँ पर की जाती है। समझ गए आप लोग? चलिए, हाँ जी। तो ये जो इग्लू होते हैं ना, ये इग्लू ये किससे बने होते हैं? ये गोलाकार के बने होते हैं, गोलाकार। और ये गोलाकार जो है ना ये किससे बनाए जाते हैं? आप कहेंगे बर्फ के। ये किसके बने होते हैं? बर्फ, बर्फ से बने होते हैं। ठीक है जी, बर्फ से बने होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट है कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल बंटवारे का सुलझाने के लिए गठन किया गया था? गुजरात राजस्थान तो होगा नहीं, गुजरात महाराष्ट्र तो होगा, ठीक है, लेकिन एक राज्य और था तो ये भी गलत हो जाएगा। 4 राज्यों के मध्य था, 4 राज्यों के मध्य ये था। तो आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। चलिए, तो आप कहेंगे सर ये कितने? तो 4 राज्यों के मध्य, 4 राज्यों के मध्य जल जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया गया था ताकि इन राज्यों में जल का बंटवारा किया जा सके। जैसे कि सिंधु जल समझौता है, सिंधु जल समझौता जो 1960 का था अब वो रद्द कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? अच्छा, कौन सा विकल्प सत्य है? इकोनॉमी में इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। हालांकि मैं कल से 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन दूंगा क्योंकि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन वाले ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं जिसमें ई भी रहता है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ऐसा एक ऑप्शन रहता है, हम उसको भी कवर करेंगे। चलिए पहले तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा और कौन कौन सही इसका आंसर दे रहे हैं। देखिए, किसी भी देश की जो जीडीपी है जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, उस देश में जो पूंजी वस्तुओं से जो घाटा होता है या जिसको डिप्रिएशन कहते हैं को घटाने पर निकाला जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर एनडीपी, एनडीपी की अगर बात होगी तो सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, यानी कि जिसे निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है जी, एनडीपी कहते हैं। एनडीपी, एनडीपी का होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम कह सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे? निवल घरेलू उत्पाद। तो ये जीडीपी में से किसको, डिप्रिएशन को निकाला जाएगा। इसका मतलब ये सही आंसर आपका ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए सही आंसर होगा। भारत की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता देता हूं जनगणना। अब यहाँ पर 2011 की जनगणना में हिंदू कितना प्रतिशत था? हिंदू मुस्लिम कितने कितने प्रतिशत थे? जल्दी से बताइए। ठीक है, ईसाई कितने प्रतिशत थे? ईसाई कितने प्रतिशत थे? इस प्रकार से आप लोग बताइए। हालांकि पहले आंसर पे चलते हैं कि सर यहाँ पर किसकी जनसंख्या पूछी है, तो सिख, सिख कितना परसेंट था? सिख का परसेंटेज है जी कितना? 1.7, कितना है? 1.7 है। जबकि मुसलमानों की संख्या कितनी थी? आप क्या बताएंगे? हिंदुओं की संख्या कितनी थी? हिंदू थे 79.8%, 2011 के आंकड़े हैं। और 14.2% मुस्लिम थे, 14.2% मुस्लिम थे। ईसाई कितने थे? 2.8% ईसाई हुआ करते थे। अगर यही पूछा जाता कि भैया, चलिए बता दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बताएं, बहुत शानदार। हाँ जी, 2.3, चलिए बिल्कुल सही कहा आपने, 2.3% हो जाएगा। चलिए ये भी हमने पढ़ लिया, 2.3%। चलिए बौद्धों की संख्या बता दीजिए। सिखों की तो हमने पढ़ ली, बौद्ध कितने परसेंट थे? बौद्ध, आप कहेंगे सर बौद्धों का परसेंटेज कितना था? 1.7 था, ये 0.7 था। तो आप कहेंगे सर ये 1 के पास थे, जिसे हम 0.84% भी लिख सकते हैं। चलिए
नोट कीजिए आगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अनुशासित है कि भाई किसान कल्याण सोसाइटी, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, कृषि लागत और मूल्य आयोग। बड़ा सिंपल सा है। एमएसपी, देखिए एमएसपी की जो शुरुआत है इसे कब स्टार्ट किया गया था पहली बार, इसे फर्स्ट टाइम कब लाया गया था, तो आप कहेंगे सर 1966 1967 में। 1967 में गेहूं का जो मूल्य था ना वो 54 रुपए क्विंटल था। 54 रुपए, मात्र 54 रुपए क्विंटल, ठीक है, पर क्विंटल था। तो ये चीजें भी आपको लिखनी है कि सर 1966-67 में जब गेहूं का एमएसपी डिसाइड किया गया था उस समय कितना हुआ करता था, तो 54 रुपए। ठीक है, चलिए सही आंसर आप कहेंगे सर कृषि कृषि लागत और मूल्य आयोग, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लिखा है कि दीपक की बाती तेल के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है, तो इसका कारण भैया क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव तो होगा नहीं, तेल बहुत हल्का होता है, बाती के माध्यम से नहीं होगा, तो ये केशिका क्रिया हो जाएगी जिसे केशित्व भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, केशित्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, ब्रोमीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये सामान्य तापमान पर एक द्रव है, ये सामान्य तापमान पर एक ठोस है, ये सामान्य तापमान पर एक गैस है, या भैया ये एक धातु है। चलिए बताइए, ब्रोमीन का जो सिंबल है, ब्रोमीन को Br से लिखा जाता है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है Br है, और इसका परमाणु क्रमांक मुझे बताइए। चलिए कौन कौन भैया बता देंगे, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इसका आंसर आप लोग देते हुए चलेंगे। आप कहेंगे सर इसका परमाणु क्रमांक मैंने आपसे पूछा है, आंसर तो आपने टिक कर ही लिया होगा, इस सामान्य तापमान पर एक द्रव है। ये क्या है, सामान्य तापमान पर एक द्रव है। मैंने आपसे पूछा है परमाणु क्रमांक कितना है इसका, परमाणु क्रमांक की अगर मैं बात करता हूं तो आप कह देंगे सर परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक है जिसका 35, कितना है जी, 35 परमाणु क्रमांक है। अच्छा इसका रंग कैसा है, ब्रोमीन का रंग कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर रंग है गहरा लाल। कैसा होगा, गहरा लाल, गहरा लाल रंग होगा। चलिए आगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उसके संबंधित नर्तक नर्तकियों की सही संयोजन का चयन करेंगे। देखिए सही संयोजन का चयन, अब यहाँ पर बात यह है कि सर गुरु विपिन सिंह मोहिनीअट्टम से, गलत, ये किससे संबंधित है, मणिपुरी से, ये किससे संबंधित है, मणिपुरी से। बिरजू महाराज शास्त्रीय, गलत, ये किससे है, कत्थक से, किससे, कत्थक से। सुरेंद्रनाथ जैना कुचिपुड़ी, गलत, ये किससे संबंधित है, ओडिसी से, किससे, ओडिसी। तो फिर बचा क्या ऑप्शन आपके पास, डी ऑप्शन बच गया, तो इसी को ठोक दो, इसी को आप ठोक दो, यही सही आंसर हो जाएगा, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नृत्य और उनके राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही होगी। चलिए बताइए क्या आंसर इसका होगा, कौन कौन साथी बता रहे हैं। यहां पर हम बात करेंगे सर, ये कहाँ का, गोमिरा, ये तो उत्तर प्रदेश का नहीं है, पश्चिम बंगाल का है। ये तो वेस्ट बंगाल का है। यक्षगान कर्नाटक का है, बिल्कुल ठीक है, और यही हमें पूछना है। शास्त्रीय मणिपुर का नहीं है, ये असम का है। कहाँ का है जी, असम का शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय। कलरीपयट्टू कर्नाटक का नहीं है, ये केरल का है। कहाँ का है जी, आप कहेंगे सर ये केरल का है। तो इसका सही आंसर तो बी है, सही आंसर तो बी है। आगे चलते हैं, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक किसने लिखी है, कौन कौन भैया बता रहे हैं, चलिए बता दीजिए, कौन कौन भैया बताएंगे सही आंसर आपका। चलिए बहुत बढ़िया जी, यहाँ पर आप कहेंगे सर, हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार, आप कहेंगे सर हाउ टू बी अ राइटर, ये उन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, फ्लाइट ऑफ पिजन, हाउ टू बी अ राइटर, है ना, या फिर कह सकते हैं कलेक्टेड स्टार्ट स्टोरीज, कलेक्टेड स्टार्ट स्टोरीज। तो ये किसकी है भैया, ये रस्किन बॉन्ड की हो जाएंगी, किसकी हो जाएंगी, रस्किन बॉन्ड की। इसकी कुछ और बुक्स मैं आपको बता देता हूँ, बहुत फेमस हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, और आपके जो बिहार दरोगा है उसमें भी पूछी गई पुस्तक है, जिसकी अगर मैं बात करूँ, हाउ टू बी अ राइटर, आप कहेंगे सर एक पुस्तक है हाउ टू बी अ राइटर, बी
अ राइटर, ठीक है जी, अ राइटर। तो ये बहुत फेमस पुस्तक है और ये किसकी है, रस्किन बॉन्ड की। इनकी एक पुस्तक और है जिसे हम कह सकते हैं सर कलेक्टेड, कलेक्टेड स्टार्ट स्टोरीज। आप कहेंगे सर कलेक्टेड, कलेक्टेड स्टार्ट स्टोरीज। तो ये जो पुस्तक है ना, ये किसकी है, ये रस्किन बॉन्ड की है। आगे चलते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है। देखिए ज्येष्ठ आषाढ़ में तो आएगी नहीं, श्रावण भाद्र में भी नहीं आएगी, चैत्र वैशाख में नहीं, मार्गशीर्ष पौष में आती है। अच्छा आपको याद है क्या हिंदी महीने, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन पूस महा फागुन, है ना, ये हमने पढ़ रखे हैं, पढ़ रखे हैं ना। चलिए, अगर मैं हिंदू धर्म के आधार पर ऋतुओं को बांटूं तो 6 प्रकार की ऋतु हैं, ठीक है। जैसे कि शिशिर ऋतु है, वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है और हेमंत ऋतु है। मैं आपको हिंदू कैलेंडर के आधार पर बांटना चाहूंगा, हिंदू कैलेंडर के आधार पर, हिंदू कैलेंडर के आधार पर, के आधार पर, आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि सर यहाँ पर छह ऋतु हैं। कितनी ऋतु हो जाएंगे, 6 ऋतुओं का वर्णन है, 6 ऋतु। अब कौन कौन सी 6 ऋतुएं हैं, चलिए बताइए 6 ऋतुएं हैं कौन कौन सी हो जाएंगी। तो पहली ऋतु आप कह सकते हैं सर शिशिर ऋतु है। कौन सी, शिशिर ऋतु। आप कहेंगे सर शिशिर ऋतु हो जाएगी। दूसरी अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आप कहेंगे सर वसंत ऋतु हो जाएगी। कौन सी, वसंत ऋतु हो जाएगी, वसंत ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु है, आप कहेंगे ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। आप कहेंगे सर वर्षा ऋतु हो जाएगी। कौन सी, वर्षा ऋतु हो जाएगी। और भैया पांचवी ऋतु अगर मैं बात करूं, छठी ऋतु की भी बात करूं, तो आप कहेंगे सर एक शरद है, शरद ऋतु हो जाएगी, शरद ऋतु हो जाएगी। और एक भैया हेमंत ऋतु हो जाएगी। कौन सी, हेमंत ऋतु हो जाएगी। तो ये 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑपरेशन ऑपरेशन कैक्टस भारत के सैन्य बलों द्वारा किस पड़ोसी देश में तख्ता पलट को नाकाम करने का ऑपरेशन था। देखिए 1988 में किया गया। ये कब किया गया, 1988 में ये किया गया था। जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार। आप कहेंगे सर ऑपरेशन कैक्टस जो था 1988 में मालदीव में तख्ता पलट को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कहाँ पर किया गया था ये, मालदीव में। कब किया गया था, 1988 में, 1988 में। याद होगा आपको, शायद केस कोई सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ कि भैया अब्दुल्ला लुतूफी, अब्दुल्ला लुतूफी ने क्या किया था, अब्दुल गयूम सरकार के तख्ता पलट की साजिश रची थी। मालदीव में सरकार किसकी थी, सरकार थी भैया किसकी, आप कहेंगे सर सरकार चला रहे थे अब्दुल गयूम। कौन थे भैया, अब्दुल गयूम। आप कहेंगे गयूम, इनकी सरकार थी, गयूम की। और तख्ता पलट कौन करना चाह रहा था, तख्ता पलट, तख्ता पलट करना चाह रहा था जिसका नाम था, जिसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था जी उसका, आप कहेंगे सर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला लुतूफी, अब्दुल्ला लुतूफी द्वारा कोशिश की गई थी, कोशिश की गई। और इसकी कोशिश को नाकाम किसने कर दिया, भारत ने कर दिया। नेक्स्ट है एक भौतिक संस्थान जिसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है। ये छोटा या बड़ा हो सकता है, जिससे एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल होम नेटवर्क को लेकर कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ता और उपकरणों के साथ उद्गम संजाल इंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। तो आप उसे क्या कहेंगे, क्लाउड कहेंगे क्या, वैन कहेंगे क्या, मैन कहेंगे क्या, आप कहेंगे नैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसे हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर लैन का मतलब है लोकल एरिया, एरिया नेटवर्क, ठीक है जी, नेटवर्क। चलिए, इसी के द्वारा क्या किया जाता है, तमाम कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है। इंटरनेट का बीज होने वाला पहला नेटवर्क कौन है, बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा है, अमेरिका का था भैया,
अमेरिका का था जिसे अप्रानेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रानेट कहते हैं। अमेरिका का जो सिस्टम था, आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक नहीं होगी ना? किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है जी। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीजें हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ जी, बहुत शानदार। एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क, आप इसे लिख सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म एडवांस एडवांस रिसर्च, आप क्या कह सकते हैं सर? रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या कहेंगे सर? प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होगी, आप लोग लिख लीजिएगा, नेटवर्क इसकी क्या है? फुल फॉर्म। आगे चलते हैं, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही क्रम बताइए। सबसे पहले क्या आया था? देखिए वैक्यूम ट्यूब आया था, तो इसको ये खत्म करिए, ये खत्म करिए। वैक्यूम ट्यूब आया था, फिर ट्रांजिस्टर था, फिर एकीकृत सर्किट था, फिर भैया आप लोग क्या बताइएगा? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आप लोग बताइएगा, बस खत्म कर रहा हूं मैं भी, है ना, दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। आप कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? यही इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में तमिलनाडु सरकार किस राज्य के साथ मिलकर नीलगिरी तहर गणना करेगी? किसके साथ? तो तमिलनाडु सरकार केरल के साथ करेगी भैया। किसके साथ करेगी? केरल के साथ करेगी। और ये कब से कब तक संयुक्त अभियान चलाया जाएगा? आप कहेंगे सर ये 24 से लेकर 27 अप्रैल 2024 से लेकर 27 अप्रैल 2025 तक हुआ। ठीक है जी, कल तक, 24 अप्रैल 2025 तक, 24 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में 135वीं अंबेडकर जयंती मनाई गई है भैया, अभी मनाई गई। तो आप क्या कहेंगे सर? ये 14 अप्रैल को मनाई गई थी। कब? 14 अप्रैल को। ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है। कल कोशिश करेंगे थोड़ा सा और जल्दी क्लास को करने की, ठीक है, क्योंकि लास्ट में अभी आपकी क्लास भी है, तो ये मैं आपको होमवर्क में देकर जा रहा हूँ। और आप एक कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितना आप लोगों ने किया है। बेहतरीन तरीके से आप सारे आंसर्स बताएंगे। और भैया मजा आए तो एक बार लिख देना कमेंट, ठीक है। मिलते हैं कल फिर इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।